अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हो पाया था। मैं क्रॉल करता करता अपनी गाड़ी तक गया, डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। डिस्क बल्ज सिवियर नर्व कंप्रेशन है। 3 बार हुआ है मेरे साथ 14 साल में, तीनों बार वही एक्सरसाइज है। कोई 5वीं एक्सरसाइज अब तक इन्वेंट हुई नहीं है। उसके अलावा मेडिसिन भी सिर्फ 4 ही हैं, इसके अलावा और कोई दवाई है ही नहीं। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे से छोटे डॉक्टर तक चले जाओ। मेरा फर्स्ट एपिसोड आज से 14 साल पहले हुआ था। मैंने वेट लॉस करा था 20-25 kgs। ठीक है। और उस टाइम अवेयरनेस थी नहीं, तो बस मैंने एक हैवी सूटकेस उठाया था, कहीं ट्रैवलिंग पे गया था, होगा 25-30 किलो का। इमीडिएटली आधे घंटे बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा इमीडिएटली मैं गिर गया रोड पे। ठीक है। मैं अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हो पाया था। हाँ। मैं क्रॉल करता करता अपनी गाड़ी तक गया, पकड़ के खड़ा हुआ, लोगों ने देखा, हॉस्पिटल गया, उन्होंने बोला डिस्क बल्ज सिवियर नर्व कंप्रेशन है। ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन था, वहाँ से जैसे तैसे मैं दिल्ली आया। आने के बाद फिर यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। ठीक है। बट उन्होंने बोला कि 15-20 दिन आप ट्राई करो, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ मेडिसिन है, आप ट्राई करो। करा तो 2-2.5 महीने में जाके बेटर हुआ। वो एक्सरसाइज कौन सी थी? एक्सरसाइज वही ब्रिज पोज था, अपने लेग रेस करने एक एक करके आपको। जनरल कोबरा पोज था जो नॉर्मल जो होता है। 3 बार हुआ है मेरे साथ 14 साल में, तीनों बार वही एक्सरसाइज है। कोई 5वीं एक्सरसाइज अब तक इन्वेंट हुई नहीं है। उसके अलावा तो मेडिसिन भी सिर्फ 4 ही हैं। सुबह एक वो नाम बताओ। पेट गैस वाली, कोई भी पेंटाप्रेजोल ले लो, एंटोसिड ले लो, कुछ भी ले लो। एक आपकी पेन की होगी जिसमें डिक्लोफेनाक वगैरह है। एक नर्व कंप्रेशन के 2 इनके पास वो हैं सॉल्ट्स, गाबापेंटिन और वो दूसरा एक और है प्रीगैबलिन है। इसके अलावा और कोई चौथी दवाई है ही नहीं। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे से छोटे डॉक्टर तक चले जाओ। और इन दवाइयों को देने से पहले आपको पता है इतनी सारी रिपोर्ट, MRI कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, और एंड में दवाई आपको यही मिली। बैक पेन है आपको कोबरा पोज, ग्लूट ब्रिजेस, कैट कैमल और बर्ड डॉग ऐड कर देते थे, और थोड़े से ग्लूट्स के स्ट्रेचेस। ये आज से भैया के साथ 4 बार केस हुआ है, चारों बार केस में यही इनको एक्सरसाइजेस मिली हैं। बस उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपीज ले लोगे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी वो 3-4 ही थेरेपीज जो हैं जो नॉर्मल आप लोगे, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और लाइफ इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कि नहीं, कुछ भी झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना 2 किलो का भी, ड्राइव नहीं करनी लंबी, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। तो लाइफ बड़ी ऐसी हो गई थी कि मतलब इस एज में। पेन आपको रिलीफ कितने दिन में मिल गया था? मेरे को 3-3, 4-4 महीने बाद जाके मिला था। और वो ऑन एंड ऑफ चलता था। जैसे लंबी ड्राइव कर ली मैंने या कुछ वेट उठा लिया तो वो जर्क आया, फिर वो जर्क 10-15 दिन तक। पहले आपको हुआ था कौन से साल में? 2012 नवंबर। सेकंड केस कब हुआ आपके साथ? सेकंड हुआ मेरे साथ 2017 में। क्यों हुआ? 17 में मैंने कुछ एक हैवी कोई चीज़ उठा ली थी, उठा के वो कार में रखी थी। नेक्स्ट डे सुबह वही लेग में रेडिएट कर। क्यों हुआ? क्योंकि हमने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी, मसल्स को वीक कर दिया, मोबिलिटी कम हो गई थी। मतलब फिर क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे? कुछ भी नहीं, मैंने जिम तो छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अब कुछ मतलब जब इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने वॉक और रनिंग करी। फिर उसके बाद उससे ये रहा कि वेट मेरा थोड़ा सा ठीक चलता रहा। मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट। जिम नहीं जा पा रहा था। बट उसके बाद अब रिसेंटली जनवरी में मैं ऐसी रनिंग कर रहा था पार्क में, चिन अप्स कर रहा था, थोड़ा सा फॉल होते ही मेरे को पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो गया। वो भी मुझे 2.5 महीने बाद पता लगा कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले क्या बोल रहे थे? उससे पहले डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने वही बोला कि वो डिस्क बल्ज आपको रिपीट हुआ है, रेस्ट करो, वही सारी चीज़ें जो थी। सेम सिनेरियो बार बार अगेन एंड अगेन। इतने बड़े डॉक्टर्स थे, वो ये तक नहीं देख पाए कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम था या क्या था। भैया जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन बैठ नहीं सकते थे और मैं लेट के आया था अपने। लेट के आए थे, ठीक है। अभी ही इज डूइंग लंजेस, स्क्वाट, सब कुछ, और बड़ा प्रोग्रेसिव वे में मैंने मूवमेंट्स ऐड करी हैं। और कभी कभी पेन हो गया मेरे को कल। हाँ, पेन कभी कभी ट्रिगर होता है, बट ये पता है कि उसके लिए करना क्या है। और वो जो एक्सरसाइज आज तक आप करते आ रहे थे, वो मैंने एक भी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे नहीं कराई। मैंने क्रंचेस करे हैं 14 साल बाद। और क्रंच तो कोई लोअर बैक पेन में देता ही नहीं। जिस दिन मैं आया हूँ 22 फरवरी को आया था। एक हफ्ते पहले उन्होंने आपको फॉलो करा था। तो उस टाइम पे जब चीज़ें देखी, आपने पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मैंने सोच लिया था कि मैंने इस बार जाना है, करना है। बट ये नहीं पता था कि मैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए आ रहा हूँ। ये था कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने अंदर और ये चीज़ें खत्म करनी है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि बार बार ट्रिगर हो रही है और सब बार बार हो रही है। और अभी इस एज में हो रही है तो आगे क्या होगा? आगे चल के अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम फिर भी हैंडल कर लेंगे। जब बट जैसे ही 40s क्रॉस होते हैं ना, इंसान फिर गिव अप कर देता है। ना टाइम होता है, तो ना बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी होती है, गिव अप कर देगा। इनकी जर्नी से आपको क्या सीखने को मिलता है? पहली प्रॉब्लम, अगर सायाटिका हुआ है तो बाय टाइम थोड़ा वो अपने आप बेहतर होने लग जाता है। जब तक पेन रिलीफ नहीं मिल रहा है तब तक मैं नहीं कह रहा मूवमेंट करो। मूवमेंट में आप जनरल स्ट्रेचेस कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट करनी, जैसे कि मसल्स में स्ट्रेंथ आए। दूसरी गलती दोबारा से हुआ, फिर से छोड़ दिया, वॉक करना स्टार्ट कर दी।
वॉक करने से क्या हुआ, मसल्स ऑलरेडी वीक थे, 88,000 स्टेप्स कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी टाइट हो गए, स्ट्रेचिंग पे काम नहीं किया, मोबिलिटी पे काम नहीं किया, फिर इनको हुआ पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। तो एक प्रॉब्लम ने इन्विटेशन किसको दिया, दूसरी। अब तीसरी प्रॉब्लम सुन लो जो आने वाली थी, जो भैया को मैंने डिस्कस करी थी, वो थी नी प्रॉब्लम। क्यों होती, क्योंकि मसल्स में जान नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा लोड नीज पर जा रहा था, मेनिस्कस घिसता, जिसको आप कार्टिलेज घिसना बोलते हो, और बाई टाइम क्या होता सर, घुटने में दिक्कत। हम यहाँ से भी गए, हम यहाँ से भी जाते, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें पता हो तो। मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर तुमने आज काम नहीं किया ना, आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए फ्यूचर में रेडी रहो। अब मुझे पता है कि इनका अगला प्रॉब्लम नी है और इनकी अगली प्रॉब्लम नेक और शोल्डर भी थी। मैंने पूरी बॉडी पे काम किया, और शुरुआत मुझसे पूछोगे ना कैसे हुई थी, जनरल रिलीज से, सिर्फ जो तुम रिलीज फिजियोथेरेपी में कराते रहते हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मूवमेंट डाली उस पर, थोड़ा थोड़ा कम वेट के साथ, फिर उस पर वजन डाला। एक पैर पे बिठा रहा था मैं इनको बेंच के ऊपर, फिर मैंने इनको स्क्वाट में बिठाया, फिर मैंने इनको वॉल के अगेंस्ट में स्क्वाट्स दिए, जिससे कि ये मसल धीरे धीरे लोड लेना स्टार्ट करे। पेन ट्रिगर करता था, फिर रिलीज कराता था। प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ रिलीज ही कराते रहते हैं। कल मैंने भैया को स्क्वाट्स और लंजेस कराए, जो पेन पहले इनको से बैठने में हो रहा था, वो अब क्या हो रहा है, सोरनेस के बाद हो रहा है। क्योंकि मसल ट्रिगर तो होगा ना, क्योंकि सोरनेस सही है। मैंने भैया को बोला आज कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मसल रिकवरी मोड में। कल इस पे हम काम करेंगे। आज मैंने अपर बॉडी करा दी। हम क्या करते हैं, जहाँ पे दर्द होता है फिर वहीं पे घिसते रहते हैं। अगर हमें कोई सॉल्यूशन पता चल जाता है ना, उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, फिर वो मसल भी रिकवर नहीं होता। एक प्रॉब्लम कितनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर दी, और सॉल्यूशन के नाम पे क्या मिल रहा है, दवाई, 4 एक्सरसाइजेस। अब तो सारा सर क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें, बहुत चीजें क्लियर हो गई, बहुत कॉन्सेप्ट एकदम भैया को क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है ये पता है, और उन्होंने मेरे पे सरेंडर कर रखा है। बोल दिया है कि भैया जो करना है करो, मैंने छोड़ दिया, मैंने दिमाग नहीं लगाना। और मैं सबको ये, जो मेरे साथ दिमाग नहीं लगाना है बस, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है आने वाले 5 साल के अंदर तुम्हें क्या होने वाला है। मुझे पता है, मेरे मूवमेंट से दिख रहा है वो चीज़, मुझे आपके मसल इम्बैलेंसेस से अलग से दिख रही है कि आपको आने वाली प्रॉब्लम ये है। मुझ पर छोड़ दो, तो मैं मूवमेंट उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि आज की प्रॉब्लम भी ठीक हो, जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो।